Okay, so in age of Chaucer, here comes Chaucer. चौसर के बारे में हम पहले कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि बिला शक व शुबा ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ मिडल एजेस। यानी जॉन कवर ने बहुत काम किया, लैंगलैंड ने बहुत काम किया, बट स्टिल दे कैन नॉट मैच द लेवल ऑफ चौसर। और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। दैट्स अनदर टाइटल फॉर हिम। इनकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में हम डिस्कस करें तो ही वॉज बॉर्न इन लंदन, इंग्लैंड। और इनके पेरेंट्स का नाम जॉन चौसर एग्नेस कॉप्टन था। और वाइन का बिजनेस किया करते थे। एक दफ़ा ये भी क्वेश्चन हुआ है कि चौसर के फादर क्या बिजनेस किया करते थे, तो ही वॉज इनफैक्ट द वाइन ट्रेडर। और चौसर के बारे में आपको ज़रा ध्यान से फैक्ट्स एंड फिगर्स याद करने पड़ेंगे। इसमें वॉइस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेंट पॉल्स कैथेड्रल का स्कूल उन्होंने अटेंड किया। वहाँ पे उन्होंने ओविड और विर्जिल के बारे में भी पढ़ा। ओविड की हमने कौन सी वैसे पढ़ी थी बुक? हम लोगों ने कौन सी उनकी बुक याद की हुई थी इटालियन पोइट्री में? मेटामॉर्फोसिस। और विर्जिल की इनियड। जेफरी चौसर जोन से हैं, ये काउंटेस एलिजबेथ ऑफ अल्स्टर के पब्लिक सर्वेंट भी थे। इन्होंने 100 ईयर्स वॉर में पार्टिसिपेट भी किया था और पकड़े गए थे 100 ईयर्स वॉर में, यानी फ्रांस की फौजों ने पकड़ लिया था उन्हें। और उसके बाद किंग एडवर्ड द थ्री ने खुद उनका रैंसम दिया, तवान दिया उनको छुड़वाने के लिए। और उसके बाद उन्होंने रॉयल सर्विस भी ज्वाइन की। इन्होंने काफ़ी, इनकी ट्रैवलिंग जो सर इधर से उधर काफ़ी मूव करते रहे थे। और इनको किंग एडवर्ड ने चौसर को 20 मार्क्स की पेंशन भी दी थी रॉयल सर्विस की वजह से उनकी। क्यों, इसका मतलब है कि इनका काफ़ी सारा रोल उसमें भी था। ओवरऑल जितनी भी किंग्स थे, थ्रोन जिसके पास भी था, इनका काफ़ी सारा रोल था उसमें। मतलब इनके अंदर ये वाली स्किल्स भी थी। और उसके बाद इनकी शादी किससे हुई थी? फिलिपा ड्यूरोइट से। इनकी शादी वाला भी इम्पोर्टेंट है पार्ट। वो इसलिए क्योंकि इनकी जो वाइफ हैं, शी वॉज इनफैक्ट द लेडी इन वेटिंग। एडवर्ड थ्री की जो क्वीन थी, उनकी ये लेडी इन वेटिंग थी, जिसकी वजह से इनको काफ़ी मजीद एडवांटेज मिला। इससे इनके 3 या 4 बच्चे हैं, जो, क्योंकि इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं 3 हैं, कुछ लोग कहते हैं 4 हैं, तो मैंने वो दोनों फिगर्स लिख लिए। और इसके अलावा इनको इनकी पोजीशन की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक मिशंस क्या करते थे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाया करते थे, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने का मौका भी मिला। पोइट्री करने का इन्हें शौक था और जैसे जैसे इनका करियर बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे इनका शौक भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन टाइम इनको मिल नहीं रहा था। लेकिन बहरहाल इन्होंने बड़ी मुश्किलों से टाइम निकाल लिया। और इसके बाद इन्होंने द कैंटरबरी टेल्स, ये इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, सबसे लॉन्गेस्ट वर्क भी है। इट कंसिस्ट अपॉन, ओरिजिनली इसके ऊपर ये था कि 120 स्टोरीज होनी चाहिए, लेकिन 120 स्टोरीज कंपोज नहीं है वैसे, सिर्फ 24 स्टोरीज हैं इस कैंटरबरी टेल्स में। और इसके अलावा इन्होंने किंग्स पार्क में अपनी जो पोजीशन, पहले तो ये एज अ क्लर्क काम किया करते थे इन ऑफ द वर्क्स जॉफरी, और लेकिन इसके क्लर्क्स ऑफ द वर्क में ये काम किया करते थे, लेकिन वहाँ पे इनको 2 दफ़ा इनको लूटा गया, जिसकी वजह से उन्होंने ये काम बंद कर दिया। और उसके बाद किंग्स पार्क में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अगर हम चौसर के काम के बारे में बात करें तो बेसिकली इट फॉल इनटू 3 पीरियड्स। The first one is French, the second one is Italian, and the third one is English. अब French period में इनकी जो important works हैं, that the first one is Roman de la Rose and the second one is the Book of the Duchess. The Book of the Duchess के बारे में आपने ये बात लास्ट में याद रखनी है कि the Book of the Duchess is basically an elegy, जो कि जॉन ऑफ गॉन्ट एडवर्ड द थर्ड के बेटे थे। इनकी फर्स्ट वाइफ ब्लैंच की जब डेथ हुई थी तो इसके ऊपर लिखी गई थी। इटालियन पीरियड में इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, दे आर द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स एंड द ट्रायल्स एंड प्रेसिड। और इंग्लिश पीरियड में इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं, द लेजेंड ऑफ गुड वुमन, कैंटरबरी टेल्स, और ये डिफरेंट ट्रिटाइल्स ऑन द एस्ट्रोलेब सॉरी। और इनमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द कैंटरबरी टेल्स। चौसर की डेथ हुई थी इन 1400 और ये वेस्ट मिनिस्टर अबे में है। और ये पहले बंदे हैं जिनको दफनाया गया वेस्ट मिनिस्टर में, पोइट्स कॉर्नर में। यानी आपको जितने भी फेमस पोइट्स हैं ना इंग्लैंड के, उन सबको पोइट्स कॉर्नर में ही, वेस्ट मिनिस्टर अबे में ही दफनाया गया है।
इनको भी वहाँ पे दफनाया गया और ये पहले बंदे थे। और इसके अलावा इनके जो कंटेम्प्रेरी टॉमस हॉकलिव हैं, उन्होंने कहा कि ये जो चौसर है ना, ये हमारा द फर्स्ट फाउंडर ऑफ आवर फेयर लैंग्वेज है। ये उन्होंने अपनी मिडल इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसलिए आपको ज़रा अजीबोगरीब लग रहा है। और इसके अलावा 2000 इंग्लिश वर्ड्स ऐसे हैं जो कहे जाते हैं कि सबसे पहले चौसर ने ही अपने मैन्युस्क्रिप्ट में यूज़ किए थे, और उन अपने चौसर के मैन्युस्क्रिप्ट में यूज़ करने के बाद दे बिकेम अ पार्ट ऑफ they became a part of they become part of English language actually. So that's were some of the facts and figures about Chaucer. हमने कैंटरबरी टेल्स पढ़नी है, लेकिन आज नहीं पढ़नी है, वो कल हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। अब चौसर के बाद हुआ क्या कि इंग्लिश पोइट्री दोबारा से डिक्लाइन में चली गई। पहले एंग्लो सेक्सन पीरियड में देयर वाज ओनली ब्यूवुल्फ व्हिच वाज प्रीटी मच इम्पोर्टेंट। एंग्लो नॉर्मन पीरियड सारा हमारा वैसे गुजर गया। इसके बाद एज ऑफ चौसर आई, उसके अंदर कैंटरबरी टेल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और चौसर के बाद भी इट वाज अबाउट फॉर 100 ईयर्स कि इंग्लिश पोइट्री में दोबारा से डिक्लाइन आना शुरू हो गया। और सिर्फ कुछ माइनर पोइट्स हैं जिन्होंने चौसर को ही इमिटेट किया, उनमें थॉमस ऑकलेव, जॉन लिडगेट, जॉन स्केल्टन, स्टीफन हॉस और अलेक्जेंडर बर्कले के नाम इम्पोर्टेंट हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। सो डेट्स ऑल अबाउट चौसर सक्सेसर्स। अब इसके अलावा इसमें कुछ और इवेंट्स भी हुए थे, इनमें वॉर ऑफ रोजेस इंपॉर्टेंट है। वॉर ऑफ रोजेस को समझने से पहले ना हमें थोड़ा सा इंग्लैंड का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। सो बैक टू इंग्लैंड के उनका कैसे वाला सिस्टम था, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये यहाँ तक तो हमने देख लिया ना, किंग एडवर्ड द कन्फेसर ने हरोल्ड गॉड्सविन को थ्रोन दे दिया था। और हरोल्ड गॉड्सविन ने बेसिकली विलियम द फर्स्ट ने ये कहा था कि नहीं, हरोल्ड की बजाय एडवर्ड द कन्फेसर ने मुझे थ्रोन देने के लिए कहा था, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान लड़ाई वगैरह हुई और फाइनली थ्रोन विलियम द फर्स्ट के पास आ गया। अब विलियम द फर्स्ट के पास जब थ्रोन चला गया ना, इसके बाद विलियम द फर्स्ट के बाद उसके अपने दो बेटे विलियम द सेकंड और किंग हेनरी फर्स्ट, ये दोनों बने। और किंग हेनरी फर्स्ट के बाद नया मसला पड़ गया। मसला ये हुआ कि किंग हेनरी फर्स्ट के बच्चे नहीं थे, मतलब इवन ही हैज़ अ बेबी, उसका एक बेटा था लेकिन ही डाइड इन क्वाइट अ यंग एज। और काफ़ी उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये भी एक इनफैक्ट किंग हेनरी के जो बेटा है उसकी डेथ एक डिजास्टर, वाइट शिप डिजास्टर में हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि खुद इसको मरवाया गया था। और किंग हेनरी फर्स्ट का क्योंकि इसके बाद मजीद कोई बच्चे नहीं थे, तो इसके बाद एक और पीरियड ऑफ अनार्की चला, पीरियड ऑफ डिजास्टर चला, जिसमें दो लोगों ने कहा कि थ्रोन हमारे पास आना चाहिए। उनमें एक इसकी बेटी मैटिल्डा थी। अब मैटिल्डा ने कहा कि मुझे थ्रोन मिलना चाहिए मेरे बेटे को, और दूसरा इसका अपना दूर दराज का कज़न था किंग स्टीफन। अब इसके बाद इन दोनों की जंग में किंग हेनरी फर्स्ट के बाद थ्रोन चला गया किंग स्टीफन के पास। और इसके बाद मैटिल्डा के बेटे किंग हेनरी टू ने थ्रोन स्टीफन से ले लिया। और क्योंकि मैटिल्डा ने जिस बंदे के साथ शादी की थी उसका नाम प्लेंटेंजेंट था, तो इसके बाद एक नया हाउस ऑफ प्लेंटेंजेंट आ गया। किंग हेनरी टू के बाद थ्रोन किंग रिचर्ड द लाइन हार्ट के पास चला गया। किंग रिचर्ड द लाइन हार्ट बेसिकली इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सलीबी जंगों में इसका बहुत अहम रोल था, और कहा जाता है कि इसने बहुत वेलियंटली फाइट की थी। और इसके बाद किंग जॉन के पास गया। किंग जॉन को के इरा में मैग्ना कार्टा भी साइन हुआ था। मैग्ना कार्टा यानी आप समझ लें एक ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ डिक्लेरेशंस पास हुई थी किंग जॉन के इरा में। अब किंग जॉन के बाद किंग हेनरी थर्ड के पास थ्रोन आया, इसके बाद किंग एडवर्ड फर्स्ट। आपको ये सारे किंग्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ वार ऑफ रोजेस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाने के लिए आपको जरा बैकग्राउंड स्टोरी बताना चाह रही हूँ। किंग एडवर्ड फर्स्ट के बाद किंग एडवर्ड सेकंड और इसके बाद किंग एडवर्ड थर्ड। अब किंग एडवर्ड थर्ड का, जैसे मैंने आपको कहा कि किंग एडवर्ड थर्ड का रेन इतना लंबा था कि इसके अपने बच्चों में से किसी को थ्रोन नहीं मिला। इसके ग्रैंड सन्स को मिला, यानी किंग एडवर्ड सेकंड का थर्ड का सबसे बड़ा बेटा था एडवर्ड, जिसको द ब्लैक प्रिंस के नाम से भी कहा जाता है। अब किंग रिचर्ड टू को थ्रोन मिला। किंग रिचर्ड टू को बड़ा ही कोई नालायक बंदा था, और इसके दौर में काफी सारी, एक तो इंग्लैंड जंग हार गया था, 100 इयर्स वॉर हार गया था, और ओवरऑल इसने कोई अच्छा चज का काम नहीं किया था। तो किंग रिचर्ड टू से थ्रोन ले लिया गया। थ्रोन किसने लिया? किंग हेनरी फोर ने।
अब आपने ये याद रखना है कि किंग रिचर्ड टू बिलोंग्स फ्रॉम यॉर्क ब्रांच एंड किंग हेनरी फोर इज फ्रॉम लैंकेस्टर ब्रांच। ये ब्रांचेस से मुराद इनके जितने भी फादर्स के नेम से ही ये जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सारी की सारी बनी हुई थी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ऐसे समझ लें कि जैसे नवाज शरीफ के 3 बेटे हैं ना, हसन, हुसैन और मरियम, इन तीनों की आपस में बड़ी लड़ाई हो जाती है कि मैंने थ्रोन पे बैठना है, मैंने वज़ीर आज़म बनना है, मैंने बनना है। तो आगे से इनके बच्चों के दरमियान लड़ाइयाँ हो गई और एक पार्टी ने अपना नाम रख लिया हसन पार्टी, दूसरे ने हुसैन, तीसरे ने मरियम नवाज। ठीक है, तो ऐसे ये जो किंग एडवर्ड 3 के बच्चे थे ना, इनकी दरमियान में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, क्योंकि किंग एडवर्ड का जो पहला बेटा था ना, सबसे बड़े वाला, उसको थ्रोन मिला था, लेकिन वो इतना इनकम्पिटेंट बंदा था ना कि उससे आगे से किंग एडवर्ड 3 के एक और पोते ने ले लिया था थ्रोन, दैट वाज किंग हेनरी द फोर्थ। अब इसने, क्योंकि ये बड़ा कॉम्पिटेंट किंग था, इसने तो थ्रोन फुल संभाल लिया। इसके बाद किंग हेनरी 5, और किंग हेनरी 5 के बाद किंग हेनरी 6। ये जो किंग हेनरी 6 है ना, इसको आपने थोड़ा सा याद रखना है। किंग हेनरी 6 के इरा में सारी की सारी फाइट्स होना शुरू हुई थी। किंग हेनरी 6 से के दौर में वॉर ऑफ रोजेस का आगाज हुआ था। किंग हेनरी 6 से थ्रोन ले लिया गया था किंग एडवर्ड 4th ने। किंग एडवर्ड 4th ने ये क्लेम किया था कि जितना भी ये जो थ्रोन है वो मेरे पास आना चाहिए, बिकॉज यू एक्चुअली हैव सीज्ड द थ्रोन इन ए क्वाइट इन ए क्वाइट बैड मैनर। बंदा तुम्हारे पास थ्रोन नहीं था लेकिन तुमने ले लिया। तो इसके बाद किंग एडवर्ड 4th ने वो थ्रोन ले लिया। इसके बाद मजीद इनकी लड़ाइयाँ चलती नहीं ओवरऑल, और इसके बाद इवेंचुअली हुआ कुछ यूं कि ये जो वॉर ऑफ रोजेस है, इन सब के दरमियान में इसके बाद इवेंचुअली द पर्सन हु वन वाज हेनरी ट्यूडोर, जिसने, जो कि लैंकेस्ट्रियन फोर्स से था, वो आया और उसने ये उनका ब्रांच जीत ली। उसने जितना भी ये वॉर ऑफ रोजेस है ये जीत ली, और डेट वाज वन एट द बॉस्फोर्ड फील्ड। ये आपने याद रखना है कि हेनरी ट्यूडोर ने ये जो वॉर ऑफ रोजेस है ये बॉस्फोर्ड फील्ड में एक फाइनल बैटल हुई थी, उसमें जीत ली। और उसके बाद एक नई ब्रांच बनी इंग्लैंड में, डेट वाज ट्यूडोर डायनेस्टी, इसका आगाज हुआ। एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये रखनी है कि जो लैंकेस्टर फोर्सेस हैं इनको वाइट रोज के साथ डिस्टिंग्विश किया गया था, और जो यॉर्किस्ट फोर्सेस हैं इनको रेड रोज के साथ आइडेंटिफाई किया गया था। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो वॉर ऑफ रोजेस है ये मुसलसल होती रही थी, बल्कि ये एक इनफ्रीक्वेंट वॉर थी। अब आप ये इंग्लैंड का हिसाब लगाएं कि इंग्लैंड में एक एक्सटर्नल थ्रेट तो ऑलरेडी थी, 100 ईयर्स वॉर। दूसरा, ये इनके दरमियान में सिविल वॉर्स भी चल रही हैं, विच इज एक्चुअली वीकनिंग इंग्लैंड्स ओवरऑल इंटरनल सिस्टम। उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, इतना वो वीक हो रहा है। ओके, हेनरी ट्यूडोर के बाद हेनरी द 8 का जो दौरे हुकूमत है, इट्स प्रीटी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसने एक एक्ट ऑफ सुपरमेसी पास किया था। हेनरी द 8 के एक्ट ऑफ सुपरमेसी से मुराद ये है कि हेनरी 8 द 8 ने 6 शादियां की थी। अब 6 शादियां जब उसकी पहली शादी थी, तो पहली शादी उसकी जिस बंदी के साथ हुई थी, पहली शादी उसकी जिस बंदी के साथ हुई थी वो कैथरीन ऑफ एरागॉन थी, जो कि स्पेन से ताल्लुक रखती थी। अब पोप इसको बड़ा सपोर्ट किया करता था, लेकिन जब किंग हेनरी द 8 ने कैथरीन ऑफ एरागॉन को डाइवोर्स किया, तो पोप का और हेनरी द 8 का आपस में इख्तलाफ हो गया। और जब इनका इख्तलाफ हो गया तो किंग हेनरी द 8 ने कहा कि मैं तो पोप को भी कुछ नहीं समझता, तो उसने एक्ट ऑफ सुपरमेसी पास किया। एक्ट ऑफ सुपरमेसी के अकॉर्डिंग ये डिक्लेयर किया गया कि जो किंग है वो सुप्रीम हेड है चर्च ऑफ इंग्लैंड का। अगर हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड पे थोड़ा सा पीछे जाएं, तो वहां पे हमने ये पढ़ा था कि किंग एंड पोप दे बोथ आर द सुप्रीम रूलर्स, दे बोथ आर द सुप्रीम हेड्स, ये दोनों इक्वल हैं। लेकिन किंग हेनरी द 8 ने इस तमाम सिस्टम को खत्म किया, और उसने कहा कि जो किंग है ही इज ओनली एंड सोलली द सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो इसलिए पोप को मजीद उसने, जिसे हम कहते हैं ना, उसके अपने ओहदे से हटा दिया, और खुद वो अपना मजीद वहां पे भी हेड बन गया।
और ये सारा रिस्क उसने किसके लिया, उसने अपनी सेकंड वाइफ एन बोलेन के लिए लिया, क्योंकि पोप डिसएग्री करता था और वो पोप कैथरीन को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन किंग हेनरी द एट ने बिल्कुल भी नहीं सुनी है। और इस तरह से एक एंग्लिकन चर्च स्टार्ट हुआ। एंग्लिकन चर्च के डिफरेंसेस हम थोड़े से पढ़ लेंगे, लेकिन ज़रा किंग हेनरी द एट के टॉपिक को खत्म करने के बाद। अब फर्स्ट, अब क्योंकि हमने देखा इसकी 6 शादियां हुई हैं। पहली शादी तो इसने कैथरीन ऑफ अरागोन से कर ली, और इससे उसकी बेटी हुई मैरी फर्स्ट क्वीन, ये जो कि किंग हेनरी द एट के बाद किंग एडवर्ड थर्ड, किंग एडवर्ड फोर्थ बना था। और इसके बाद उसकी जो बेटी है मैरी फर्स्ट, ये क्वीन भी बनी थी इंग्लैंड की। और इसको ब्लडी मैरी इसलिए कहा जाता था क्योंकि किंग हेनरी द एट प्रोटेस्टेंट था और इसकी जो बेटी है मैरी, ये कैथोलिक थी। और इसने काफी सारे प्रोटेस्टेंट्स को अपनी दौरे हुकूमत में मरवा दिया था, जिसकी वजह से उसको ब्लडी मैरी का टाइटल भी दिया जाने लगा। सेकंड वाइफ उसकी एन बोलेन थी। अब इसको भी उसने बिहेडेड कर दिया, यानी इसको भी उसने मरवा दिया, कत्ल कर दिया इसने इसको। और एन बोलेन से इसकी बेटी पैदा हुई थी, डेट वाज क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट, जिसका इरा इंग्लैंड की हिस्ट्री का गोल्डन इरा कहलाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा अच्छा काम हुआ था। और शेक्सपियर भी इसी दौर में है। जितने भी आपको प्रोमिनेंट फिगर्स हैं वो सारे इसके इरा में मिलते हैं। इसकी थर्ड वाइफ का नाम जेन सैमोर था, जिससे इसका बेटा हुआ एडवर्ड द सिक्स। एडवर्ड द सिक्स इसके बाद किंग हेनरी एट के बाद थोड़ी देर के लिए तख्त पे बैठा था, लेकिन जल्दी उसकी डेथ हो गई थी और जेन सैमोर भी मर गई थी। तो पहले हम बात करें, पहली बीवी को इसने तलाक दी, दूसरी जो सी इसने कत्ल कर दिया, तीसरी खुद मर गई, फोर्थ वाइफ को इसने फिर दोबारा डाइवोर्स दे दी, फिफ्थ वाइफ को इसने फिर कत्ल करवा दिया। और जो सिक्स वाइफ है डेट वाज कैथरीन पार, ये बच गई थी लकीली। और इसके बाद किंग हेनरी दी एट की जब डेथ हो गई थी तो ये थोड़ी देर के लिए जिंदा रही थी, फिर इसकी भी डेथ हो गई। सो डेट्स ऑल अबाउट किंग हेनरी दी एट, कि इसने 6 मैरिजेस की थी। अब इससे इसके किंग हेनरी दी एट के बाद किंग एडवर्ड सिक्स बना था, जो कि बहुत थोड़ी देर के लिए थ्रोन पर रहा। इसके बाद इसकी बेटी किंग हेनरी दी एट की बेटी ही क्वीन मैरी फर्स्ट, ये बनी थी क्वीन, और इसने हुकूमत की, जिसको ब्लडी मैरी के नाम से भी याद किया जाता है, फॉर किलिंग सो मैनी प्रोटेस्टेंट्स। और इसके बाद क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ये हुकूमत में आई, और उसके बाद किंग जेम्स फर्स्ट। ये हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में करेंगे किंग जेम्स फर्स्ट के बारे में। अभी तक के लिए हमें इतना ही किंग्स के बारे में पता होने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट फिर रिनाइसेंस पीरियड आ जाता है। अभी तक आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर लें, फिर हम रिनाइसेंस कर लेंगे, या हम कल पढ़ लें रिनाइसेंस। व्हाट डू यू पीपल सजेस्ट टू मी? Is it